एवरीबॉडी, मेरा नाम शादाब खान है और मैं अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सबको, जितने भी पेरेंट्स महाराष्ट्र में रहते हैं, उनको आरटीई से रिलेटेड पूरी और सही जानकारी दूंगा। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, अच्छी स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन हमारे हालात अच्छे नहीं होने की वजह से हम उनको एडमिशन नहीं दिला पाते हैं। लेकिन आरटीई स्कीम के तहत अगर आप सभी शर्तों को ऊपर पूरा उतरते हैं तो आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके क्या क्या कंडीशंस है वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं आज का वीडियो शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर आप क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें जाने के बाद में आप अपने तमाम सवालात पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपके सारे डाउट्स, जो भी क्वेश्चंस, सवाल पेरेंट्स के दिमाग में आते हैं आरटी को लेकर के, उन सबको मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है वो ये है कि आरटीई स्कीम किसके लिए है। देखिए, आरटीई स्कीम जो है वो ऐसे पेरेंट्स के लिए है जो फाइनेंशियली वीक हैं, जिनकी साल की इनकम 1 लाख रुपए से कम है, उनके लिए है। और वंचित समूह के लिए है। वंचित समूह किसको कहते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूं कि वंचित समूह के अंदर कौन आता है। ओके। वंचित समूह के अंदर आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, जात समूह के बच्चे, जैसे SC ST में बच्चे जो आते हैं, विमुक्त जाति ए, भटके जमाती बी, भटके जमाती सी, भटके जमाती डी, अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC, SBC, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, वो आते हैं वंचित ग्रुप के अंदर। HIV से प्रभावित या HIV संक्रमित बच्चे भी वंचित ग्रुप में आते हैं। कोविड से प्रभावित बच्चे जिनके माता पिता दोनों या एक की मौत हो चुकी है कोविड की वजह से, और अनाथ बच्चे जिनको ऑर्फन्स कहते हैं। तो ये है वंचित समूह। तो वंचित समूह में जितने बच्चे आते हैं और वो पेरेंट्स जिनकी साल की इनकम 1 लाख रुपए से कम है, वो लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। तो आरटी स्कीम के फायदे क्या क्या है। आरटी स्कीम के फायदे हैं कि जब आपके बच्चे का आरटीई के जरिए एडमिशन होता है तो आपको ना तो डोनेशन देना होता है, ना तो आपको कोई फीस देनी होती है। और आमतौर पर पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक का बच्चा बिल्कुल फ्री में पढ़ता है। ना डोनेशन देना है, ना कोई फीस देना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो अगर दिमाग में आपके एक क्वेश्चन आता है कि अगर साल की इनकम मान लीजिए 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो क्या हम इसका फॉर्म भर सकते हैं, जवाब है नहीं। तो अगर दो लोग हैं, दो कैटेगरी है जिनके एडमिशन आरटी के तहत हो सकते हैं। एक तो वो जिनकी साल की इनकम 1 लाख रुपए से कम है, फाइनेंशियली वीक है, माली हालत अच्छी नहीं है, ये एक ग्रुप है। और दूसरा जो है वो है वंचित समूह, जिसके बारे में आपको मैंने बताया। आपको मैंने फायदे भी बता दिया। अब तीसरा सवाल, सॉरी, जो सबके दिमाग में आता है कि आरटीई के तहत कौन सी क्लास के बच्चों के फॉर्म्स भरे जा सकते हैं। ओके। क्या जूनियर केजी, नर्सरी, सीनियर केजी के फॉर्म भरे जा सकते हैं। देखिए, मैं आपको अभी वेबसाइट पे लेकर जाता हूँ उसकी। ठीक है। आप गूगल पे जाकर सिर्फ लिखिए आरटीई महाराष्ट्र। जो आप आरटीई महाराष्ट्र लिखा है उसको लिखिए, और जो सबसे पहली साइट आती है RTE 25% एडमिशन पोर्टल, उस पर आप क्लिक कीजिए। ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको ये वेबसाइट आएगी, ये आरटीई की वेबसाइट है। इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्कूल्स जो आपको दिख रही है, इस पे आप क्लिक कीजिए। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, मान लीजिए आप अगर फॉर एग्जांपल थाने डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो आप थाने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए। ब्लॉक सिलेक्ट कीजिए आपका, आप कौन से ब्लॉक में रहते हैं, कल्याण डोंबिवली, कल्याण भिवंडी, नवी मुंबई, थाने MNC, URC। तो हम ऐसे एक रैंडम सिलेक्ट करते हैं, इसमें से आपको आरटीई सिलेक्ट करना है। और फिर ये जो है, ये सर्च का बटन जो आपको दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्कूल की लिस्ट आ जाती है। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने इलाके में कौन सी स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं उसकी पूरी लिस्ट आपको यहाँ से दिख जाएगी। तो जैसे मैं मान लीजिए ये स्कूल पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे नजर आ रहा है कि सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड के ही बच्चों के एडमिशन्स आरटी के तहत करवाए जा सकते हैं। याद रखिए, अखबारों के अंदर ऐसा आ रहा है कि नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी
फर्स्ट के बच्चों के एडमिशन हो सकते हैं, लेकिन आप अगर वेबसाइट पे जाकर चेक करेंगे, जहां तक मेरी मालूमात है, सिर्फ जो बच्चे पहली स्टैंडर्ड में जाने वाले हैं उनके ही आप इस साल फॉर्म भर सकेंगे। और अगर उनका नाम लॉटरी में आता है तो उनके एडमिशन होंगे स्कूल में। वो आपको प्रोसीजर में आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। तो जूनियर केजी, सीनियर केजी, नर्सरी के एडमिशन्स तो नहीं खुले, फिर भी आपको मैंने आपको तरीका बता दिया है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके अपनी स्कूल्स को चेक कीजिए क्या उसमें खुले हैं। जहां तक मेरी मालूमात है, फर्स्ट स्टैंडर्ड के अलावा और किसी भी क्लास के एडमिशन आरटीई के तहत नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरे भाग के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए, ये हम लोग आपके साथ में डिस्कस करता हूं मैं अभी। साल 2026-27 में आरटी के तहत क्लास 1 में एडमिशन लेने के लिए बच्चे की उम्र 31 दिसंबर 2026 तक कम से कम 5 साल 11 महीने 15 दिन और ज्यादा से ज्यादा 7 साल 5 महीने 30 दिन होनी चाहिए। आइए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। जिन बच्चों का जन्म 1 जुलाई 2019 और 16 जनवरी 2021 के बीच में हुआ है, वे बच्चे आरटी के तहत क्लास 1 में साल 2026-27 में अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा या ऑफलाइन। तो याद रखिए, आप सिर्फ ऑनलाइन ही फॉर्म भर सकते हैं, इसका ऑफलाइन प्रोसीजर नहीं है। आपको सिर्फ ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। वेबसाइट कौन सी है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आपको जाना है गूगल पे। गूगल पे जाके आप टाइप कीजिए आरटीई महाराष्ट्र, जैसे मैं आपको बताता हूं अभी। देखिए, आप गूगल पे जाइए। गूगल के जाने के बाद आप टाइप कीजिए आरटीई महाराष्ट्र। जो पहली सबसे साइट आएगी, आरटीई 25% एडमिशन पोर्टल, इसी पर आप क्लिक करके आप एडमिशन की पूरी जानकारी देख सकते हैं और ऑनलाइन वगैरह जो फॉर्म भरना है वो वहीं से आप भर सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है और क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है फॉर्म भरने का, तो देखिए, आप फिर से मैं आपको उसकी वेबसाइट पे लेकर के जाता हूँ। ये आगे हम इसकी वेबसाइट पे क्लिक करके, एक तो तरीका ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पेरेंट्स, जैसे आप वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पेरेंट्स मैनुअल दिखेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। आप आरटी 25% का मैनुअल है, यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का प्रोसीजर समझाया गया है। ये स्टेप बाय स्टेप आप इसके देखकर प्रोसीजर कर सकते हैं। साथ में मैं आगे जाने के बाद में, जब ऑनलाइन स्टार्ट होगा, तब मैं आपको इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक डेमो फॉर्म भर के बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे फॉर्म भर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, एक बात समझिए, जैसे ही ऑनलाइन की डेट शुरू होती है, उसके बाद में आपको कुछ दिन तक फॉर्म भरने की मोहलत मिलती है और फिर उसकी लास्ट डेट आती है। ध्यान से सुनना, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आखिरी डेट जो होती है फॉर्म भरने की, उसके पहले के बने हुए होने चाहिए। अगर आखिरी डेट निकल जाने के बाद में आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो आपका अगर लॉटरी में नाम आता भी है तो भी आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत से पेरेंट्स करते क्या है कि पहले फॉर्म भर देते हैं, फिर देखते हैं कि उनका लॉटरी में नाम आया या नहीं आया, उसके बाद में वो डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए जाते हैं। खास तौर पे फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट, वो अपने इनकम सर्टिफिकेट्स लॉटरी आने के बाद में बनाते हैं, तो वो आप नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका एडमिशन एक्सेप्ट नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बहुत जल्द समझाऊंगा, तो इस बात का आप ध्यान में रखिए। डॉक्यूमेंट्स को क्या अपलोड करना जरूरी है, अपलोड करना पड़ेगा आपको कंप्यूटर के अंदर? नहीं, आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने हैं। फिर उसके बाद में जब आपका लॉटरी में नाम आता है, फिर आपको वेरिफिकेशन सेंटर जाना होता है, वहां पर आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं। वो डेट्स चेक करेंगे, आपकी जो वेरिफिकेशन ऑफिसर्स होते हैं वो चेक करेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स लॉटरी होने से पहले या फॉर्म भरने की आखिरी तारीख से पहले बनाए गए। अगर हाँ बनाए गए हैं तो वो आपको आगे फॉरवर्ड करेंगे स्कूल में, जहां जाकर आप बच्चे का एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में एडमिशन कंफर्म मिल जाएगा? सबके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि हमने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया तो हमारा एडमिशन कंफर्म
मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। देखिए, पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, आखिरी तारीख तक पूरे महाराष्ट्र के या आपके जिला में जो डिस्ट्रिक्ट है वो सब फॉर्म भरते हैं। फिर जब डेट खत्म हो जाती है उसके बाद में लॉटरी लगती है। तो लॉटरी में जिन बच्चों के नाम आते हैं, ध्यान से सुनना प्रोसीजर क्या है, लॉटरी में जिन बच्चों के नाम आते हैं उनके पेरेंट्स को एक डेट दी जाती है, और फिर वो डेट पर वेरिफिकेशन सेंटर में जाके सारे डॉक्यूमेंट्स उनको वहां पे दिखाने होते हैं। वो जो वेरिफिकेशन ऑफिसर उसके पूरे चेक करते हैं, सब ठीक हुआ तो आपको वो एक स्लिप देंगे। वो स्लिप लेकर जाकर आप जमा कर सकते हैं और फिर आपका एडमिशन स्कूल में हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के नाम लॉटरी में नहीं आते, उनके नाम वेटिंग लिस्ट में आते हैं। तो क्या वेटिंग लिस्ट का प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, वेटिंग लिस्ट में अगर नाम आया तो आपका एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन मान लीजिए जिनके नाम लॉटरी में आए हैं और उन्होंने जाके डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया या उनके डॉक्यूमेंट बराबर नहीं है, तो उनके एडमिशन कैंसिल हो जाएंगे। तो वो जो जगह खाली होगी तो वेटिंग लिस्ट नंबर 1 को उसकी जगह मिलेगी। तो वो फिर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, पूरा प्रोसीजर वैसे ही होगा। आपको स्लिप मिलेगा, आपको स्कूल में जाके जमा कराना पड़ेगा और फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट वालों को भी ये कंफर्म नहीं होता कि उनका एडमिशन हुआ या नहीं। ये प्रोसीजर है जो मैंने आपको समझाया। अगर लिस्ट में ही नाम नहीं आया, तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है, या तो लॉटरी में नाम आएगा या तो वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा या आपका नाम ही नहीं आएगा। तो फिर आप क्या करेंगे? तो आपका नाम आरटीई के अंदर नहीं आया है। इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखिए कि अगर आप सच में अपने बच्चों को आरटीई का फायदा दिलाना चाहते हैं तो जितनी स्कूल सिलेक्ट करने के लिए आपको बताया जाएगा, आपको मैं बताऊंगा आगे, कम से कम आप एक और ज्यादा से ज्यादा 10 स्कूल सिलेक्ट कर सकते हैं। जितनी ज्यादा स्कूल सिलेक्ट करके रखोगे उतना ज्यादा चांस होगा आपका लॉटरी में नाम आने का। तो अगर लॉटरी में नाम नहीं आया, वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं आया, और फिर आपका कहीं पर भी नाम नहीं दिख रहा है, तो फिर आपका एडमिशन आरटी के जरिए नहीं हो सकेगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सबके दिमाग में है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट शुरू हो गई है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट अभी तक शुरू नहीं हुई। जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में वो चालू होने की उम्मीद है। लॉटरी में नाम आने के बाद क्या करना होगा मैंने आपको समझा दिया। अभी लॉटरी में नाम आने के बाद में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेंटर में लेके जाने पड़ेंगे। वहां पर जब आप डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाएंगे, वेरिफिकेशन होगा और फिर आपको स्लिप दी जाएगी और फिर आप स्कूल में उसको जमा करा देंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। वेटिंग लिस्ट वालों को क्या करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया। अगर वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं आया, लॉटरी में भी नाम नहीं आया, तो मतलब आपका एडमिशन आरटी के तहत नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है, क्या कोई भी स्कूल में आरटीई के तहत एडमिशन मिल सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। स्कूल आरटीई की होनी चाहिए। अब देखिए, स्कूल की लिस्ट कैसे मालूम करें, ये सबके दिमाग में क्वेश्चन है कि स्कूल की लिस्ट को हम कैसे पता लगाएं। देखिए, मैं आपको बताता हूं। आप जैसे ही आरटीई की वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, ये है आरटीई की वेबसाइट, है ना। होल्ड ऑन। ओके, आप जैसे ही आरटीई की वेबसाइट पे जाएंगे, ये आरटी की वेबसाइट है। मैंने आपको बताया आपको कैसे जाना है। आपको आरटी महाराष्ट्र गूगल पे लिखना है, पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक कीजिए। इसमें नीचे स्क्रॉल करके आप आइए और यहाँ पर आप लिस्ट ऑफ स्कूल्स पे क्लिक कीजिए। महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कीजिए, आप महाराष्ट्र के कौन से हिस्से में रहते हैं। मान लीजिए कि आप रहते हैं थाने डिस्ट्रिक्ट में, और आप मान लीजिए रहते हैं मुमरा में, तो आपको थाने एमएनसी यूआरसी 1 सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर आरटी को सिलेक्ट कीजिए और ये जो सर्च बटन है इस पर क्लिक कीजिए। तो आपको मुमरा में कौन सी स्कूल्स खुली है वो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। ये हमने लिया नूतन स्कूल, मुमरा में ये स्कूल है नूतन स्कूल। आप देख सकते हैं मिनिमम एज 5 साल 11 महीने 15 दिन, मैक्सिमम एज 7 साल 5 महीने 30 दिन। इसमें 9 सीट अवेलेबल है फर्स्ट स्टैंडर्ड की। और इस तरह आप किसी भी स्कूल के बारे में जानकारी वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त कितनी स्कूल सिलेक्ट कर सकते हैं? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ऑनलाइन स्कूल भरते वक्त आप कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 10 स्कूल सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद मनपसंद स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपका काम है
पहले चेक कीजिए कि आपकी जो मनपसंद स्कूल है वो इस तरह जो मैंने आपको बताया वो लिस्ट में है या नहीं। फिर आप उस स्कूल को सिलेक्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि XYZ स्कूल में ही आपको एडमिशन चाहिए तो आप सिर्फ एक ही स्कूल सिलेक्ट कीजिएगा, और फिर अगर लॉटरी में नाम आया तो एडमिशन होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप दो तीन ऑप्शन डालेंगे, XYZ ABC PQR, ये तीन स्कूल के नाम डालेंगे, तो आपका नाम कहीं भी आ सकता है और कहीं भी नहीं भी आ सकता है। ये लॉटरी का सिस्टम है। तो मनपसंद स्कूल मिलेगी या नहीं मिलेगी कोई भी नहीं कह सकता, ठीक है, ये लॉटरी के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, क्या ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद मनपसंद स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा? ये तो मैंने आपको बता दिया। एक और चीज है जो है फ्रॉड आजकल बहुत चल रहा है। किसी ने क्वेश्चन पूछा क्या 10,000 20,000 रुपए देकर एडमिशन हो सकता है? कुछ लोग घूम रहे हैं मार्केट में, वो कहते हैं कि हमारे पास आप 10,000 रुपए दे दीजिए, 20,000 दे दीजिए, आपके मनपसंद स्कूल में आपको एडमिशन करवा देंगे। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर है। आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा, लॉटरी ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन में अगर हुआ तो एडमिशन होगा, नहीं हुआ तो एडमिशन नहीं होगा। बहुत ही सिंपल है। तो किसी भी ऐसे धोखेबाज या धोखाधड़ी करने वाले लोगों से दूर रहो। अगर कोई भी आपको कहता है कि आपका एडमिशन वो करवा देंगे RTE के तहत, 10,000 रुपये दे दीजिए, 20,000 रुपये दे दीजिए, नहीं हो सकता ऐसा। इट इज इम्पॉसिबल। ओके, अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। नोट रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। RTE 25% एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सभी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की आखिरी तारीख से पहले के होने चाहिए। उसके बाद के डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। डॉक्यूमेंट्स लास्ट डेट के पहले के बने हुए होने चाहिए। बच्चे का आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ और जन्म तारीख का प्रूफ, ये डॉक्यूमेंट सभी RTE एडमिशन के लिए एलिजिबल बच्चों के लिए जरूरी है। मतलब अगर आप फाइनेंशियली वीक है, आपका सालाना इनकम 1 लाख रुपए के नीचे, आप उस कैटेगरी में आते हैं तो भी ये आपको अब सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप वंचित समूह में आते हैं तो भी आपको ये सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। वंचित ग्रुप में कौन कौन आता है ये मैंने आपको बता दिया। ये वंचित समूह के बच्चे हैं जो वंचित समूह में आते हैं, ठीक है। अब अगर आप वंचित जात समूह के बच्चे होते हैं, मतलब अगर किसी का कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर बच्चा वंचित जात समूह जैसे SC ST, विमुक्त जाति, भटके जाति, OBC SBC का है, तो प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट जब सबमिट करना जरूरी है। ये सर्टिफिकेट बच्चे के या उसके माता पिता के नाम पर होना चाहिए। अगर आप जात के आधार पर एडमिशन ले रहे हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। और जो इनकम सर्टिफिकेट होगा वो तहसीलदार या उप जिलाधिकारी या उप विभागीय महसूल अधिकारी के द्वारा जारी किया हुआ कास्ट सर्टिफिकेट ही वैलिड होगा। पालक मतलब माता पिता या बच्चे का जात का प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट देना जरूरी है। याद रखिए, जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो महाराष्ट्र का ही बना हुआ होना चाहिए, दूसरे राज्य का कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर बच्चा दिव्यांग है, ओके, डिसेबल्ड है, तो 40% या उससे ज्यादा दिव्यांग है तो इसका सर्टिफिकेट देना जरूरी है। ये सर्टिफिकेट जिला शल्य चिकित्सक मतलब डिस्ट्रिक्ट सर्जन या मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बनाया होना चाहिए। सर्टिफिकेट सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल से ही होना चाहिए। तो ये वंचित समूह का दूसरा कैटेगरी है जो आपको ध्यान में रखना है अगर बच्चा दिव्यांग है। नेक्स्ट, अगर HIV से संक्रमित बच्चा HIV से संक्रमित या प्रभावित है तो इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। ये डॉक्यूमेंट जिला शल्य चिकित्सक मतलब डिस्ट्रिक्ट सर्जन या मेडिकल सुपरिटेंडेंट के द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। सर्टिफिकेट सिर्फ अधिसूचित जिला सरकारी अस्पताल जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर COVID-19 वंचित ग्रुप के बच्चों में उनका समावेश होगा जिनका माता पिता एक या दोनों का निधन, जिसका इंतकाल 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 के बीच COVID-19 के कारण हुआ है, ऐसे बच्चों के एडमिशन के लिए नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। क्या? पालक मतलब मम्मी पापा का या दोनों में से किसी एक का जिनका इंतकाल हुआ, उनका डेथ सर्टिफिकेट जो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी किया गया, माता पिता के डेथ सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। COVID-19 के कारण निधन का मेडिकल सर्टिफिकेट मतलब हॉस्पिटल के द्वारा दिया गया मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ, जिसको फॉर्म नंबर 4 कहते हैं, जो ये साबित करे कि माता पिता का निधन COVID-19 के कारण हुआ था। और तीसरी चीज, COVID-19 से संबंधित प्रमाणीकरण, ये सर्टिफिकेशन सिर्फ सरकारी म्युनिसिपल महानगर पालिका हॉस्पिटल या ICMR रजिस्टर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल या लेबोरेटरी के द्वारा दिया गया होना चाहिए। तो अगर किसी बच्चे का माता पिता का इंतकाल COVID-19 की वजह से हुआ है तो उनको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। अगर बच्चा अनाथ है,
अगर बच्चा अनाथालय या बाल सुधार गृह में रहता है तो अनाथालय या बाल सुधार गृह का इश्यूड डॉक्यूमेंट वैलिड माना जाएगा। अगर बच्चा अनाथालय में नहीं रहता है, जिस व्यक्ति मतलब जो उनका पालन पोषण कर रहा है ने बच्चों को अपने पास रखा है, उनका हमी पत्र एफिडेविट लिखा हुआ होना चाहिए, वो जरूरी है। ठीक है। और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। अनाथ बच्चों के केस में इनकम सर्टिफिकेट या इसी प्रकार के अन्य डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे। अगर आर्थिक रूप से कमजोर है, मतलब ज्यादा करके जो लोग फॉर्म भरते हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, कम होनी चाहिए, याद रखिए, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। तो इनकम सर्टिफिकेट जो है वो तहसीलदार या संबंधित रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। सैलरी स्लिप भी एक्सेप्ट होगी, या एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट जिस कंपनी में काम करते हैं वो भी माना जाएगा। आय की सीमा कितनी होनी चाहिए, इनकम कितनी होनी चाहिए, आर्थिक साल के अनुसार या मार्च के आखिर तक बच्चे के माता पिता का वार्षिक आय मतलब एनुअल इनकम 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए। दूसरे राज्य में बनाया हुआ इनकम सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं होगा, महाराष्ट्र का ही बनाया हुआ होना चाहिए। तो ये इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड जानकारी हो गई। अब एक और चीज, कितने ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो डिवोर्स्ड होते हैं, डिवोर्स हो गया, तो डिवोर्स्ड पेरेंट के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगिए। डिवोर्स होने का प्रूफ कोर्ट के लिए कोर्ट का डिसीजन जरूरी है। मतलब अगर आपका डिवोर्स हुआ है, आप मदर हैं, तो आपके पास में डिवोर्स का सर्टिफिकेट कोर्ट का होना चाहिए। डिवोर्स महिला या बच्चे के डॉक्यूमेंट्स, बच्चा और उसके माँ का एड्रेस प्रूफ जमा करना होगा। यहां पर डैडी का डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, यहां पर अम्मी का डॉक्यूमेंट लगेगा, माता का डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर बच्चा वंचित घटक में है, वंचित घटक मैंने बताया आपको वंचित समूह कौन सा है, तो बच्चे या उसके माता पिता का जात अगर है तो कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट के बेस के ऊपर एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है तो बच्चे की मां का इनकम सर्टिफिकेट जमा करना होगा। देखिए कितने लोग मेरे पास आके कहते हैं सर मैं तो कुछ काम ही नहीं करती तो मैं कैसे इनकम सर्टिफिकेट जमा करूं। ऐसे लोगों के भी इनकम सर्टिफिकेट बनते हैं, आपको सबमिट करना होगा। तो इस बात को ध्यान में रखें, अगर आप डिवोर्स्ड हैं, आपका तलाक हो चुका है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। तो डिवोर्स्ड अगर है तो आपको जो माँ है उसको अपना एड्रेस प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। दूसरा, उनको अपना जो कोर्ट का ऑर्डर है डिवोर्स का वो सबमिट करना पड़ेगा। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा और इनकम सर्टिफिकेट भी मां का ही सबमिट करना पड़ेगा। अगर पेंडिंग कोर्स है, कोर्स मतलब जो डिवोर्स है उसका केस चल रहा है, तो न्यायालय मतलब कोर्ट से प्रमाणित डॉक्यूमेंट जो ये दिखाए कि डिवोर्स का केस अभी चल रहा है, पेंडिंग है, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। न्याय प्रवेशित डिवोर्स केस में होने वाली महिला, मां का और बच्चे का एड्रेस प्रूफ देना होगा। अगर बच्चा वंचित घटक में है मतलब कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर है तो बच्चे की मां का इनकम सर्टिफिकेट देना होगा जो 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए। विधवा अगर है, बच्चे कितने ऐसे केसेस आते हैं कि शौहर का इंतकाल हो गया है, तो हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट देना होगा, मम्मी का एड्रेस प्रूफ देना होगा। बच्चा अगर वंचित घटक से है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, माँ का या बच्चे का। और अगर आप इनकम सर्टिफिकेट, इनकम आपकी कमजोर है, आप कास्ट में बिलोंग नहीं करते हैं, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, वो भी बच्चे की माँ का होना चाहिए, क्योंकि डैडी तो है नहीं, इंतकाल हो गया है। तो अगर इंतकाल हो गया है डैडी का, तो मम्मी का इनकम सर्टिफिकेट, मम्मी का एड्रेस प्रूफ और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और बच्चे का आधार कार्ड, ये चीजें आपके पास में रहनी चाहिए। प्लीज इस बात का ध्यान में रखिए। आधार कार्ड, अब आधार कार्ड के लिए क्या रूल है सुनिए बराबर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिशन के वक्त स्टूडेंट और पालक का आधार कार्ड या आधार एनरोलमेंट स्लिप जमा करना जरूरी है। मतलब अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया या आपके बच्चे के लिए आपने अप्लाई किया है, उसकी स्लिप आपको देना जरूरी है। अगर किसी कारण से बच्चा या उसके माता पिता आधार कार्ड सबमिट नहीं कर पाते हैं तो ऐसे केसेस में शर्तों के अधीन टेम्पररी एडमिशन दिया जाएगा। तो टेम्पररी एडमिशन की क्या शर्त है? तो टेम्पररी एडमिशन के बाद बच्चे या पालक का आधार कार्ड 90 दिन के अंदर स्कूल में जमा करना होगा। स्कूल को बच्चे के आधार कार्ड की वेरीफाई करके एडमिशन कंफर्म करना होगा, ये ध्यान में रखिए। अगर आधार कार्ड सबमिट नहीं हुआ, मान लीजिए 90 दिनों के अंदर आपने एडमिशन होने के बारे में सबमिट नहीं किया, 90 दिन के अंदर आधार कार्ड की पूर्ति ना होने पर आरटी 25% के तहत एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। पेरेंट इस बात का ध्यान रखें और समय पर आधार कार्ड जमा करा लें। तो मेरा सुझाव यह है कि आप जल्द से जल्द अपना खुद का आधार कार्ड बना लीजिए और बच्चे का आधार कार्ड बना लीजिए ताकि आपके पास स्लिप आ जाए।
आधार कार्ड की स्लिप रहनी बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जन्म तारीख। बर्थ सर्टिफिकेट कैसे कौन सी सबमिट करी थी? बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट करना कंपलसरी है। बर्थ सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत नगर, देखिए आरटी एडमिशन के लिए बच्चे की जन्म तारीख के प्रमाण के रूप में नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए जाएंगे। ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका का प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल के एएनएम रजिस्टर का एंट्री प्रूफ, वो भी एक्सेप्ट किया जाएगा। आंगनवाड़ी बालवाड़ी के रजिस्टर में किया एंट्री का प्रूफ, माँ पिता या गार्डियन के द्वारा दिया गया स्वयं घोषणा पत्र, मतलब कई बार ऐसा होता है ना गांव में कि घर में ही डिलीवरी हो जाती है, तो ऐसे पेरेंट्स मम्मी या डैडी एक एफिडेविट बना करके दे सकते हैं कि मेरे बच्चे का ये बर्थ डेट है, उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये सारे जन्म तारीख के प्रमाण के तौर पर एक्सेप्ट किए जाते हैं। एड्रेस प्रूफ डालना बहुत जरूरी है। रहीवासी, वास्तविक पता का प्रमाण, वंचित और आर्थिक रूप से, चाहे आप कास्ट के बेसिस पे एडमिशन ले रहे हो या आप इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे एडमिशन ले रहे हो, तो आपको एड्रेस प्रूफ देना जरूरी है। और एक बात ध्यान में रखिए, कई लोग जब फॉर्म भरते हैं ना, वो मेरे पास पूछने आते हैं, वो कहते हैं सर मुझे फॉर एग्जांपल मुमरा में एडमिशन लेना है, मगर मेरे पास एड्रेस प्रूफ यहाँ का नहीं है, विक्रोली का है या घाटकोपर का है या भांडुप का है। नहीं भर सकते आप जहां रहते हैं, फॉर एग्जांपल आप मुमरा में रहते हैं, आपको मुमरा के अंदर एडमिशन चाहिए, तो आपके आधार कार्ड पे मुमरा का एड्रेस होना चाहिए। तो कौन से एड्रेस प्रूफ के ऊपर एक्सेप्ट किए जाते हैं? वो राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, टेलीफोन बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल, प्रॉपर्टी टैक्स बिल, घर का बिल, सेंट्रलाइज्ड बैंक का पासबुक, जैसे कैनरा बैंक है, महाराष्ट्र बैंक है, ये सब सेंट्रलाइज्ड बैंक है, इसका पासबुक एक्सेप्ट होता है। आधार कार्ड एक्सेप्ट हो जाएगा, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट। अगर ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है, कितने लोग कहते हैं कि सर हम रेंट पे रहते हैं, तो रेंट के केसेस में, रेंट में रहने वालों को क्या करना है, ऐसे केसेस में भाड़े का करार मतलब रेंट एग्रीमेंट जो रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर्ड होना चाहिए और सब रजिस्टर ऑफिस से प्रमाणित हो, जमा करना होगा। ये ही रेंट अग्रीमेंट जो रजिस्टर्ड होगा, सब रजिस्ट्रार ऑफिस से प्रमाणित होगा, उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। भाड़े का करार फॉर्म भरने की तारीख से पहले का होना चाहिए। याद रखिए, आपका जो रेंटल एग्रीमेंट है वो आखिरी तारीख फॉर्म भरने की उसके पहले का होना चाहिए और इसका ड्यूरेशन कम से कम 11 महीने या उससे ज्यादा का होना चाहिए। इस प्रकार का भाड़े का करार रहिवासी प्रमाण के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये सारे इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की आरटी से रिलेटेड। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके साथ में पूरे आरटी के प्रोसीजर में साथ में रहूंगा। और जो ग्रुप दिया हुआ है, व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कीजिए और मैं आपको सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।